नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रंगमंच शाला में 26 जनवरी की परेड को लेकर अलग अलग झांकियां तैयार की जा रही हैं। इसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी अपनी WAVES झांकी को तैयार किया है, जिसमें भारत गाथा, श्रुति, कृति और दृष्टि को दर्शाया गया है। 3 पार्ट में तैयार ये झांकी हमें गुरु शिष्य की कहानियों से लेकर विकास के बदलाव को दिखाती है। और इस मौके पर हमारे यूपी ब्यूरो हेड सपना चारण ने MIB के एडिशनल सेक्रेटरी प्रभात से भी खास चर्चा की और तैयार की गई WAVES झांकी के बारे में जाना। सेक्रेटरी प्रभात जी इस वक्त हमारे साथ हैं और अभी हम यहाँ 26 जनवरी की जो तैयारियां हो रही है, रिपब्लिक डे की जो झांकियों की तैयारियां हो रही है, यहाँ मौजूद हैं रंगमंच शाला में। और सामने आप देख सकते हैं वेव्स का पवेलियन यहाँ तैयार खड़ा है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, इस वेव्स का पवेलियन एक्चुअली पवेलियन जो है वो भारत गाथा, श्रुति, कृति, दृष्टि है। ये भारत की जो परंपरा रही है स्टोरी टेलिंग की, बहुत रिच हेरिटेज है, उसके इवोल्यूशन, उसकी जर्नी को दर्शाता है। ये जो है 3 पार्ट में है टेब्लो। फर्स्ट है श्रुति, फिर कृति और थर्ड है दृष्टि। तो श्रुति में दिखाता है कि कैसे वर्ड ऑफ माउथ से स्टोरी टेलिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन की गई। जैसे इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे श्रुति में कि गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा है कहानियों के मार्फत। दूसरा पार्ट है कृति, जब हम लिखने लगे और जैसे कि महाभारत की रचना हुई और अन्य कई ग्रंथों की रचना हुई, तो जब हम लिखने लगे वो पार्ट है कृति। और तीसरा पार्ट है दृष्टि, जबकि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आ गए, जैसे कि प्रिंट, न्यूज़पेपर, फिर टेलीविजन आया, मूवीज आए, तो ये थर्ड पार्ट दिखाता है कि कैसे हम इवॉल्व करते गए वर्ड ऑफ माउथ से लिखने और लिखने से फिर प्रिंट और टीवी और मूवीज। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं वेव्स, ये वेव्स में हमारे यहाँ जितने मीडिया के मॉडर्न फॉर्म्स हैं सबके लिए एक समिट, वर्ल्ड समिट हमने कही थी लास्ट ईयर, जो कि पूरी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी, फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन द वर्ल्ड। इसमें हमने न केवल मूवीज बल्कि ऑल मॉडर्न मीडिया के जो हैं फॉर्म्स उसमें यूज किए, गेमिंग, AVGC, AR, XR, सभी के ऊपर ये बहुत बड़ा समिट, वर्ल्ड समिट हुआ था बॉम्बे में। तो हम ये हाईलाइट कर रहे हैं हम कहां से कहां पहुंच गए। स्टोरी टेलिंग वर्ड ऑफ माउथ से लेके हम अब ऐसी जगह आ गए जहां हम ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं और वर्ल्ड का कंटेंट हब बनने की कोशिश में हैं। थैंक यू। एक सवाल आपसे, ये जो पवेलियन होता है इसमें बहुत ही लिमिटेड होता है आपके पास कंटेंट, तो आपने पूरा कंटेंट इसमें डालने के लिए क्या कुछ मेहनत करी, इसके बारे में अगर इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले तो आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है और एक स्पेशल कमेटी है जो उसमें निर्णय लेती है कि कोई पवेलियन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमारी मंत्रालय की टीम ने बहुत मेहनत करके ये कंसेप्ट निकाला, उसको प्लान किया, फिर आर्ट डायरेक्टर को लगा के हमने ये पूरा प्रेजेंटेशंस में कई राउंड, फिर फाइनली जाके स्टेज पे पहुंचे। तो ये प्रक्रिया करीब 3-4 महीने चली और तब ये स्टेज आया। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक के सामने 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये टॉपिक कितना मतलब कारगर रहेगा, ये दिखाना लोगों के मन में इसके बारे में क्या छाप जाए? आज की जो यंग जनरेशन है और जो बाकी भी हैं, सभी आज मीडिया से जुड़े हुए हैं 24/7, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे प्रिंट से।
तो ये सबको टच करता है, सबकी जिंदगी को टच करता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऐसे हमारी आशा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी एक बार फिर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की संस्कृति की ओर दर्शाया गया है, जिसमें अतीत के वैभव के साथ भविष्य की प्रगति की उड़ान को दिखाया गया है। झांकी में सबसे पहले भगवान शिव है और बाद में कलिंजर फोर्ट को दिखाया गया है। यूपी अपने आप में लघु भारत है, जो तमाम संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे है। झांकी बहुत ही खास है, आप देख सकते हैं। हम इस समय यहाँ मौजूद है जहाँ पे ढेरों झांकियां लाइन से खड़ी है, जिसको आप हर बार, जिन झांकियों को आप हर साल देखते हैं। झांकी में पूरी पवेलियन नजर आता है, अलग अलग स्टेट्स की झांकियां यहाँ पर मौजूद है, जिनकी पूरी तैयारियां चल रही है। हम यहाँ इस समय उत्तर प्रदेश की झांकी के सामने खड़े हैं, जहाँ पे बुंदेलखंड का इस बार ये पूरा पवेलियन बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही है और लगातार लोग भी यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे, जो कि इन तैयारियों में लगे हैं, इन झांकियों को पूरी तरह से तैयार करने में लगे हैं। हमारी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की झांकी मौजूद है, मणिपुर की झांकी आप देख सकते हैं सामने, और लगातार आप देख सकते हैं आगे तक ये झांकियां खड़ी हैं। ये झांकियां आप देख रहे हैं पूरी तैयारियां हो चुकी है और हम यहाँ मौजूद हैं इस ऐतिहासिक झांकियों को देखने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ सपना चारण। और इस मौके पर हमारी यूपी ब्यूरो हेड सपना चारण ने उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के एडिशनल डायरेक्टर अरविंद कुमार मिश्रा से खास बातचीत की। उन्होंने यूपी की झांकी की खासियत के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश पवेलियन में मौजूद हैं, जो कि रिपब्लिक डे का पवेलियन है, और हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अधिकारी अरविंद जी मौजूद हैं, जो इस पवेलियन के बारे में बात करेंगे और इन्होंने पूरी तैयारियां की है पवेलियन को लेकर। मैं बताना चाहूंगा ये उत्तर प्रदेश की झांकी है और ये कलिंजर फोर्ट की अनुकृति है, एक तरह से कहिए, उसके आधार पर हमने इस झांकी को बनाया है, जो स्थानीय बुंदेलखंड की संस्कृति को समन्वित करते हुए और अतीत के वैभव के साथ जो हमारी भविष्य की प्रगति की उड़ान है उसको भी दर्शा रहा है। अग्रभाग में हमने लॉर्ड शिवा को लगा रखा है, जो भगवान शिव समन्वय का प्रतीक है, जो तमाम सारे विरोधाभास को अपने अंदर समित करते हैं और एक तरह से अनेकता में एकता के भाव को दर्शाते हुए है। पीछे हमारी दिखा रही है कि जो एक कलिंजर फोर्ट के अनुकृति है उसको दिखाया गया, जो मध्य भारत के द्वार पे यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा है। अतीत में भी इसका बहुत बड़ा गौरव रहा है, उसको ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बुंदेलखंड की स्थानीय संस्कृति को, क्योंकि यूपी अपने आप में लघु भारत है और तमाम सारी स्थानीय संस्कृतियों और क्षेत्रीय संस्कृतियों को अपने अंदर समन्वित करता है, इस रूप में हमने बुंदेलखंड की संस्कृति को यहाँ पे लोकल नृत्य को दर्शाते हुए कलाकार हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो ओडीओपी के माध्यम से वहाँ की स्थानीय ग्रामीण
और हाट की परंपरा है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। साथ ही तो इसके पृष्ठभाग में हमने किले के पृष्ठभाग में दिखाया है स्क्रीन के माध्यम से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की अनुकृति है, और साथ में स्क्रीन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में आज लगातार एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लगातार रैपिड रेल का विकास हो रहा है, तमाम सारे एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया स्वरूप दे रहे हैं, और यूपी सही मामलों में भारत का ग्रोथ इंजन बन के सामने आया है। तो ये अतीत के वैभव के साथ प्रगति की उड़ान को साकार दर्शाता है। इस रूप में झांकी बड़े समन्वित स्वरूप में एक तरह से लघु भारत का स्वरूप प्रस्तुत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश की झांकी हर बार आकर्षण का केंद्र बना रहता है, इस बार ऐसा क्या खास है जो इस बार भी ये झांकी आकर्षण का केंद्र बनेगी? जो उत्तर प्रदेश की विशेषता, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने आप में लघु भारत है और वो तमाम सारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने अंदर समेटता है, और जो हमारी सांस्कृतिक जो विशेषता अनेकता में एकता, उसका सही मामलों में प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश है और वो लघु भारत है, इसी रूप में उसको माना जाता है। तो ये अपनी इस स्वरूप को दर्शाने की कोशिश कर रहा है जिसमें हमारा अतीत का वैभव भी है और जो हमारे भविष्य की जो प्रगति है, जो हमारे सपने हैं 2047 तक भारत को विकसित बनाने में, उस रूप में यूपी जो ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण यहाँ देखने को मिलेगा आपको। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने एफसीसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाइल अब्बास से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रघुवंशी, और जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं। मैं इस समय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में हूं और यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। विषय बहुत खास है और इसलिए आज हम उनके साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने बताया तमाम there may be if it's okay I can speak in English. Yeah. So you're saying that there will be a major event tomorrow, so please tell me in brief what would be the event and what is going to be very happening and what was the reason behind the press conference over here. So see, this is our practice we do here on conversation with the FCC. FCC represent the foreign correspondent and the Indian correspondent, the corporate members, and also we have diplomat in this. So we have a frequent event with different diplomat. We have, like, for example, we call ambassadors, dignitaries to come and speak on the bilateral issue. Today we had the Egyptian ambassador, and Egypt and India have a very strong bond relation to all this civilization, and they have been very strongly bond. And the ambassador was very keen on joining us today and speak about the modern history and about the future relation between India and Egypt in particular, and India and the Arab world in general. And I think this is going to be a frequently, you will have more of diplomatic head of missions are coming to the club. This is one of the events. The tomorrow event is also going to be very important for us, because tomorrow we will be hosting the Bangladeshis ministers, human rights activists. Then we have the former prime minister or the sitting prime minister, because she didn't resign. Sheikh Hasina will send us an audio recording on the event. And I hope that they will present their point of view, because we also extended the invitation to the High Commissioner of Bangladesh. So we are balanced. We are with the freedom of expression. We are with the freedom of speech. We also wanted to hear both sides. So let us hear both sides, because Bangladesh, at the end of the day, it's one of the major story, not only for India and the SAARC region, but for the rest of the world, because it was democracy, then the democracy is at risk. And now we wanted to know what led to this crisis and how can we solve this problem, if there is a solution for the future of stability in Bangladesh. Thank you, sir. Thank you for telling us, and definitely we'll be covering the major events of your club, because I think so the nation of our country people should not be only aware about the domestic engagements and the events, definitely about the international affairs, because now India is leading into the leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. So we should also watch, and our viewers should also listen and see what is happening throughout the world. Thank you so much for talking to us. All to us anytime. Most welcome. This is the platform where India emerging as a superpower, regional power, a superpower. India was using it so far all over the world, and with the Prime Minister since 2014 have established very strongly India presence all over the world, and that's what makes Indian proud. And I think if we understand the Indian foreign policy, this also will give a glimpse of what foreigners think of India. Thank you very much, sir. So this was the very important guest with us, and definitely we'll be getting with more major events from here. With video journalist Ravish Kumar, I am Brajmohan Singh Raghuvanshi from FCC New Delhi. और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने इजिप्ट के राजदूत कामेल जैद गलाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। We have His Excellency Ambassador of Egypt. Sir, thank you so much for talking to us. And sir, what was the basic reason today for doing a press conference, and what do you think about India's international relations under the leadership of Shri Narendra Modi ji, sir? Well, there is no reason. Actually, it's not a press conference. I was being with friends here in India. So this is one of the basic reasons, and of course discussing the bilateral relations, briefing the journalists about the level of the strategic partnership that we have with India ever since President Sisi came to power in 2014, together with Prime Minister Narendra Modi. Both were elected in 2014 with an ambitious agenda for their countries, and then they had this synergy which culminated into the signature of the strategic partnership agreement in 2023. So, as an Indian, normally the people are aware of most of West countries, especially. But when we talk about Egypt, so the Indians do think about pyramids because they have seen only in the movies or they have just heard about it. But now we see from last few years, Egypt is becoming one of the powers of this world, which is giving a different name and recognition and acknowledgement. Maybe as an Indian, I could say like this. What do you say? Why is this the Egypt is giving a bigger name now throughout the world, and especially and for India? In what way the Indian should feel that Egypt is also a country which is going to be a bigger friend like other West and the countries? Well, India-Egypt friendship has always been there. You know that the relationship between the two countries go back 4,552 years ago. So this synergy between the two countries, this friendship, this brotherhood between the two countries has always been there. So I think Indians do not feel that now that the Egypt is a friendly country. Egypt has always been a very friendly country to India, especially that this is one of the main pillars of our foreign policy, and we are two ancient civilizations. So there's a very strong bond that links us together especially with the current geopolitical situation that we see in the whole world. Sir, one last question because your time is too precious, and this is for our viewers. We are going to celebrate 26 January, and the European President is coming as a chief guest. So what would a message you would like to give to our people and our nation? Well, I congratulate India and the Indian people and the Indian leadership on that occasion. It is always a very precious day for India and also for Egypt, because Indian liberation was always important to Egypt, especially that we have fought together for our independence, shoulder to shoulder. So congratulations to India, congratulations to the Indian people and to the Indian leadership. Thank you very much, sir, for talking to us. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। योगी आदित्यनाथ ने यहां एक समारोह में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। भारत माता के महान सपूत
भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, पवन सिंह चौहान जी, विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।